हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू अपेक्सी लर्निंग। अपेक्सी लर्निंग में फ्रेंड्स आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम पॉलिटी का अपना अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। आप सभी ने देखा होगा कि पिछली क्लास में हमने सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल सारे कवर कर लिए थे। आज की क्लास में हम इम्पोर्टेंट जो आपके हाई कोर्ट के आर्टिकल्स हैं, आप सभी जानते हैं कि हाई कोर्ट के आर्टिकल्स आपके स्टार्ट होते हैं 214 से लेकर 232 तक। ठीक है, तो यहाँ पे 214 से लेकर 232 तक हम जो है हाई कोर्ट जो आपके होते हैं, ठीक है, हाई कोर्ट के आर्टिकल्स हम पढ़ेंगे। उच्च न्यायालय के जो हमारे अनुच्छेद हैं वो कौन से आर्टिकल से लेकर स्टार्ट होते हैं, 214 से लेकर 232 तक। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहली बात करते हैं कि भाई 214 आर्टिकल है उसमें क्या आता है। तो 214 आर्टिकल है, इसमें भाई दिया गया था कि भाई प्रत्येक राज्य है ना उसमें एक हाई कोर्ट होगा। ठीक है, प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, ऐसी बात कही गई थी आर्टिकल 214 में। लेकिन फिर बाद में हमने टाइम के अकॉर्डिंग बदलाव किया। 7वां संविधान संशोधन हमने 1956 किया और उसी के तहत हमने एक बदलाव किया कि भाई हाई कोर्ट एक से अधिक राज्यों और यूटीज़ के लिए आपका हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। जैसे आपका एक जो हाई कोर्ट है वो भाई ज़रूरी नहीं है कि एक ही राज्य के लिए हो, वो 2 राज्यों के लिए भी हो सकता है, या फिर एक यूटी के लिए, या फिर 2 राज्य 2 यूटी के लिए आपका ये हो सकता है। मतलब हाई कोर्ट जो है एक से अधिक राज्यों और यूटी के लिए आपका हो सकता है। जैसा कि आप हरियाणा में देखते हैं कि हरियाणा का जो हाई कोर्ट है और पंजाब का जो हाई कोर्ट आपका, चंडीगढ़ हाई कोर्ट आपका, ठीक है, तो कॉमन है। तो हरियाणा जो आपका राज्य और आपका पंजाब राज्य और यहाँ पे चंडीगढ़ यूटी, ठीक है, तो इनके हाई कोर्ट की बात करें तो यहाँ पे इन तीनों का जो है यहाँ पे हाई कोर्ट आपका आता है। एक चंडीगढ़ में हाई कोर्ट, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट हम जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा आर्टिकल 214 में क्या होता है। ठीक है, आर्टिकल 215 में क्या है। आर्टिकल 215 में दिया गया है कि हाई कोर्ट टू बी ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। मतलब हाई कोर्ट है एक अभिलेख न्यायालय आपका होगा, और जो इसमें जो हाई कोर्ट है यहीं पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पावर दी गई है हाई कोर्ट को। तो आर्टिकल जो 215 में ही भाई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है कि पावर दी गई है हाई कोर्ट को। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप जो हाई कोर्ट के जो कोई भी डिसीज़न है उसकी अवमानना करते हैं तो यहाँ पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आपका वहाँ पे हाई कोर्ट के पास पावर होती है, लगा सकती है आपके ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट जो आर्टिकल है आपका 216 आर्टिकल, और इसमें क्या है, हाई कोर्ट के गठन की बात करता है। हाई कोर्ट जो है का गठन की बात कौन सा आर्टिकल करता है, आर्टिकल नंबर 216, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट अगला जो आर्टिकल है 217, इसमें क्या दिया गया है, तो ये भी हाई कोर्ट से रिलेटेड आपका आर्टिकल है। हाई कोर्ट के भाई जो जजेस होते हैं, ठीक है, हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनका जो रिजाइन की बात की गई है इसमें उनके अपॉइंटमेंट है किस प्रकार से होगा, उनका रिमूवल कैसे होगा, टेन्योर की बात की गई है, और उनके क्वालिफिकेशंस की बात की गई है। तो आर्टिकल 217 में जो उनके रिजाइन जो है, इस्तीफ़े की बात की गई, उनकी नियुक्ति की बात की गई है, उनके कैसे जो उसको हटाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो उनके टेन्योर है वो किस प्रकार से होगा। तो जजेस का जो टेन्योर कार्यकाल और इसमें क्वालिफ़िकेशन जो अर्हताएँ जो दे रखी है जजेस की, तो ये सारी जो आर्टिकल 217 में आपकी दी गई हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका आता है कि भाई जो हाई कोर्ट के जो जज है, ठीक है, उनका रिजाइन कौन दिलवाता है, और प्रेसिडेंट दिलवाता है। उनके अपॉइंटमेंट कौन करता है, उनकी नियुक्ति करता है प्रेसिडेंट करता है, उनका हटाने का काम भी कौन करता है, भाई प्रेसिडेंट करता है। जबकि जो इसका जो टेन्योर होता है हाई कोर्ट के जजेस हैं, इनके कार्यकाल जो है इनका फिक्स नहीं होता, नॉट फिक्स। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, हाई कोर्ट के जो जज है उनका जो टेन्योर है, उनका जो कार्यकाल फिक्स नहीं होता। क्वालिफ़िकेशंस की इसमें बात की गई है आर्टिकल 217 में ही। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 219, जो कि आपका हाई कोर्ट के आर्टिकल से रिलेटेड है। आर्टिकल 219 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, आपका एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है काफ़ी बार। और आर्टिकल 219 है, इसमें ओथ की बात की गई है। किसके ओथ की बात की गई है, जो जजेस हैं हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं। जैसे इसमें हाई कोर्ट का एक चीफ जज होता है और बाकी अदर जजेस होते हैं। तो हाई कोर्ट का जो चीफ जज होता है, मुख्य जो है उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, उसको जो शपथ कौन दिलाता है, तो उसको शपथ दिलाएगा राज्यपाल, जो गवर्नर हमारे स्टेट में होता है। ठीक है,
तो उसको गवर्नर दिलाता है, ठीक है। दूसरी बात करें कि यहाँ पे जो अदर जजेस हैं हाई कोर्ट के, तो उनको शपथ कौन दिलाएगा? उनको चीफ जज ऑफ हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट का जो चीफ जज होता है, हाई कोर्ट जो उच्च न्यायालय का जो मुख्य यहाँ पे न्यायाधीश होता है, वो दूसरे जो है जजेस को यहाँ पे शपथ दिलाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार एग्ज़ाम में आता है। भाई पूछ लिया जाता है कि भाई जो हाई कोर्ट के जो चीफ जज है हाई कोर्ट के और जो अदर जज हैं, उनको शपथ कौन से आर्टिकल में यहाँ पे दिलाई जाती है? तो आर्टिकल 219 में जो है इनकी शपथ के बारे में दी गई है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल 222 भी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और इससे रिलेटेड भी काफ़ी एग्ज़ाम में भाई क्वेश्चन पूछे जाते हैं 222 आर्टिकल से। 222 आर्टिकल 222 आर्टिकल में क्या है? हाई कोर्ट के जज जो होते हैं उनके ट्रांसफ़र की बात की गई है। तो हाई कोर्ट के जज के ट्रांसफ़र की बात की गई है। ट्रांसफ़र है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, लेकिन किसकी सलाह पर? तो भाई जब इनके ट्रांसफ़र की बात आता है तो एक कॉलेजियम बनाया जाता है, ठीक है, और जो कॉलेजियम होता है उसी के सलाह पर राष्ट्रपति इनका ट्रांसफ़र करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो पॉइंट रहने वाला है भाई, एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है, कि भाई हाई कोर्ट के जजेस का ट्रांसफ़र कौन से आर्टिकल में दिया गया है? तो आर्टिकल 222 में है। तो यहाँ पे ट्रांसफ़र कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। किसकी सलाह पे करता है? एक कॉलेजियम बनाया जाता है, उसकी सलाह पे किया जाता है। कॉलेजियम बनाया जाता है उसमें कौन कौन से जो है सदस्य होते हैं? तो इसमें जो कॉलेजियम में आपके 4 तो सीनियर जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट जो है हमारे जो उच्चतम न्यायालय है उसके 4 जो है वरिष्ठ जो आपके जज होते हैं वो होते हैं। एक सुप्रीम कोर्ट का जो आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत का जो मतलब मुख्य न्यायाधीश होता है, ओके। और इसमें फिर जो जैसे जहाँ पे ट्रांसफ़र करना है, जैसे हरियाणा हाई कोर्ट से लेकर किसी का राजस्थान हाई कोर्ट में जो है ट्रांसफ़र करना है, तो यहाँ पे हरियाणा के हाई कोर्ट का जो चीफ जज और राजस्थान के हाई कोर्ट का जो चीफ जज, ये दोनों सदस्य भी भाई होते हैं इस कॉलेजियम में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो दोनों जो हाई कोर्ट के चीफ जो जज होते हैं और ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इनसे सलाह लेता है जब राष्ट्रपति हाई कोर्ट के जज का ट्रांसफ़र करता है तो इस कॉलेजियम का सलाह लेता है, और इस कॉलेजियम में कौन कौन होता है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई ये। नेक्स्ट आर्टिकल जो हाई कोर्ट से रिलेटेड 226 इंपॉर्टेंट, इसमें हाई कोर्ट की जो रिट की पावर होती है, हाई कोर्ट के पास जो रिट जारी करने की जो पावर होती है भाई, वो आर्टिकल 226 में दी गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार एग्ज़ाम में आपका आता है। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट के पास जो रिट जारी करने की जो पावर होती है कौन से आर्टिकल के तहत होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हाई कोर्ट के पास तो होती है रिट जारी करने की पावर 226 आर्टिकल के तहत, ठीक है। तो आपको सुप्रीम कोर्ट के बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट यहाँ पे आर्टिकल नंबर 231 है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें कॉमन कोर्ट की बात की गई है, मीन्स 2 या 2 से अधिक राज्य के लिए एक जो है हाई कोर्ट आपका हो सकता है, ठीक है। तो कॉमन कोर्ट की बात करता है आर्टिकल नंबर 231, ठीक है। अगला जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है यहाँ पे डिस्कस करें, जो आपके एग्ज़ाम के लिए स्टैटिक जीके से रिलेटेड आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट में 4 ऐसे जज हैं जो अब तक इंडिया से बनाए जा चुके हैं। भाई आप सभी जानते हैं हमारे देश में जो आपका सुप्रीम कोर्ट हो गया, लेकिन यहाँ पे पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, पूरे जो इंटरनेशनल लेवल पर आपके कौन से कोर्ट होते हैं? अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट होते हैं। इंटरनेशनल जो आपका कोर्ट होता है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ये बताइए इंटरनेशनल जो कोर्ट है उसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे जो 4 जज ऐसे हैं जो इंडिया से बनाए जा चुके हैं, तो कौन से हैं? जैसे इसमें एक दलबीर भंडारी, ठीक है, जो जज है ये आपके इंटरनेशनल कोर्ट में आपके जज बन चुके हैं, मतलब ये जज हैं, ठीक है, मतलब अपनी सर्विस दे चुके हैं। इसके अलावा जो है सर बेनीगल राव है और नागेंद्र मिश्र है, और इसके अलावा रघुनंदन पाठक, ये 4 ऐसे जज हैं जो भाई इंटरनेशनल कोर्ट में आपके जज हैं, ठीक है। तो वेरी वेरी जो कहाँ से हैं भाई? हमारे इंडिया से ही है ये सारे, दलबीर भंडारी, बेनीगल राव, नागेंद्र मिश्र और रघुनंदन पाठक। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे बात करें कि भाई सबसे लंबी अवधि के लिए सुप्रीम कोर्ट का जज यहाँ पे कौन बना? तो सुप्रीम कोर्ट का जज सबसे लंबी अवधि के लिए यहाँ पे वाई
चंद्रचूड़ जो 7 साल 4 महीने 20 दिन के लिए रहे। सबसे कम समय के लिए सुप्रीम कोर्ट का जज की बात करें कमल नारायण सिंह जो 18 दिन तक आपके ये रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बात अगर हम करें, ठीक है, तो यहाँ पे हमने देख लिया। तो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्या अब तक हमारे देश में कोई महिला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनी है? तो भाई सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आज तक कोई भी महिला नहीं बनी है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। बट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे बनी है। ठीक है, तो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट तो ज़रूर बनी है भाई, सुप्रीम कोर्ट की जो जज होती है, लेकिन चीफ जज जो है आज तक हमारे जो सुप्रीम कोर्ट की एक महिला नहीं बनी है। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि जो अब तक जो जज जो बनी है सुप्रीम कोर्ट की जो एक महिला, वो कौन बनी है? ठीक है, ये बताना है। अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं भाई, आपका ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और जितने भी आपकी अदर जो कोर्ट होती हैं जैसे ट्रिब्यूनल्स जो होती हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज की ही क्लास में। तो अगला टॉपिक हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में है। तो यहाँ पे हम अगला टॉपिक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पढ़ेंगे। आप सभी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में भी देखेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये बनता है कि भाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है जो आपकी जिला न्यायालय होती हैं वो कौन से भाग में आती है, कौन से पार्ट में आती है? तो ये पार्ट नंबर 6 में आती हैं। तो आर्टिकल की बात करें कौन से अनुच्छेद में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आते हैं भाई, तो ये इसमें 5 आर्टिकल होते हैं, 233 से लेकर 237। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो 233 से लेकर 237 तक आर्टिकल भाई किसके हैं भाई? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से रिलेटेड हैं सारे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसका हेड, आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का हेड होता है डिस्ट्रिक्ट जज। ठीक है, जिसको हम डीजे बोलते हैं। और डिस्ट्रिक्ट जज को डिस्ट्रिक्ट जो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जो जज है उसको सेशन जज भी कई बार बोला जाता है। ओके, तो डिस्ट्रिक्ट जज है उसको सेशन जज भी यहाँ पे कह सकते हैं, और इसको जो है डीजे बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट जज को। ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट जो कोर्ट है उसका हेड कौन होता है? डिस्ट्रिक्ट जज। ठीक है, तो जो डिस्ट्रिक्ट जज होता है उसके नीचे फिर एडीजे होते हैं जिसको हम एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो डिस्ट्रिक्ट जो कोर्ट 2 भागों में आपका मेनली डिवाइड रहता है, एक भाई सिविल कोर्ट, दूसरा सेशन कोर्ट। सिविल कोर्ट है उसमें आपके मामले आते हैं दीवानी मामले, सेशन कोर्ट में मामले आते हैं अपराध से रिलेटेड, आपराधिक जो मामले आते हैं। ठीक है, सेशन कोर्ट को आपराधिक न्यायालय बोलते हैं और सिविल कोर्ट को दीवानी न्यायालय बोलते हैं। बात करते हैं कि जो सिविल कोर्ट है और सेशन कोर्ट है उसमें मामले जैसे हमने देखे, जो सेशन कोर्ट है आपका जो आपराधिक जो मामले है इसमें आपराधिक न्यायालय है, इसमें मारपीट, चोरी, डकैती, मर्डर से रिलेटेड जितने भी मामले आते हैं वो सारे आपके सेशन कोर्ट में आते हैं। सिविल जो कोर्ट में आपके कौन से मामले आते हैं, जैसे विवाह से रिलेटेड कोई भी मामला हो गया, भूमि से रिलेटेड कोई भी मामला हो गया, राजस्व से रिलेटेड कोई भी मामला हुआ, ठीक है, या फिर डाइवोर्स से रिलेटेड कोई भी मामला है, वो सारे सिविल कोर्ट जो है में आपके आते हैं। ठीक है, सेशन कोर्ट में मारपीट, चोरी, डकैती, मर्डर ये सारे आपके आते हैं। बात करें जो सेशन कोर्ट है उसमें आपका जैसे आप सभी जानते हैं कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है आपका सबसे ऊपर। ठीक है, सबसे ऊपर क्या होता है भाई? CJM होता है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जिसको हम बोलते हैं CJM, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ओके, फिर जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है उसके नीचे भाई आपके जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं। ठीक है, जो आपके 2 होते हैं, फर्स्ट ग्रेड का और सेकंड ग्रेड का। ठीक है, तो फर्स्ट ग्रेड का जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट जिसको JM बोला जाता है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के नीचे होता है, और फर्स्ट ग्रेड जुडिशियल मजिस्ट्रेट के नीचे सेकंड ग्रेड वाला जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है, और फिर इसके भी नीचे आपका सुबॉर्डिनेट जज होता है जो सबसे नीचे होता है। ठीक है, तो ये हमने देखा जजेस में जो सबसे नीचे होता है भाई सुबॉर्डिनेट जज होता है जो सबसे नीचे होता है जजेस में। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात हो रही है। ठीक है, दूसरा हम सिविल जो कोर्ट की बात करें, इसमें जो आपका सिविल जज आपका होता है उसके नीचे एडिशनल सिविल जज होता है, और उसके भी नीचे कौन होता है? सुबॉर्डिनेट जज होता है। यह आपको समझ में आ गया होगा प्रोसेस इसमें कैसे क्या होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जज का। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करें जो सुबॉर्डिनेट जज है वो डिस्ट्रिक्ट जज बनने के लिए उसको कम से कम भाई 20 से 25 साल लग जाते हैं।
अगर कोई जैसे सुबॉर्डिनेट जज बना, ठीक है, तो उसको डिस्ट्रिक्ट जज बनने के लिए 20 से 25 साल का टाइम लग जाएगा। तो ये यहाँ पे बात करें कि जो सुबॉर्डिनेट जो जज है वो किस प्रकार से बनता है। भाई आपका एक एग्ज़ाम होता है, पीएसजे का एग्ज़ाम लिया जाता है, ठीक है, और ये कौन करवाता है, एसपीएससी करवाता है। मीन्स यहाँ पे जो स्टेट का पब्लिक सर्विस कमीशन होता है उसके द्वारा करवाया जाता है पीसीएसजे का एग्ज़ाम। और यहाँ पे जो परीक्षा आपकी प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू आपके 3 जो है स्टेज इसमें होती है। और आप सभी जानते हैं इसमें क्वालिफ़िकेशन लॉ जो में ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। तो ये कोई भी व्यक्ति जो एग्ज़ाम देता है इसको पास कर देता है तो वो क्या बन जाएगा भाई, यहाँ पे सुबॉर्डिनेट आपका जज बन जाएगा, ठीक है। और आपने देखा कि सुबॉर्डिनेट जज है वो प्रमोशन लेके भाई जो एडी से बनने तक उसको लगभग जो है 20 से 22 साल लग जाते हैं, ठीक है। तो जो सुबॉर्डिनेट जज है उसको जैसे प्रमोशन होता गया, इसमें प्रमोशन होता है, फिर 20 से 22 साल में जाके वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज वो आपका बनता है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे दूसरा जो मेथड है यहाँ पे जो बनता है, दूसरा जो मेथड इसमें जो भाई कैसे जो जज बनते हैं डिस्ट्रिक्ट में, हालांकि इसमें जो डायरेक्ट है डिस्ट्रिक्ट जज है कोई भी डायरेक्ट यहाँ पे नहीं बनता है, ठीक है। प्रमोशन हो के यहाँ पे फिर डिस्ट्रिक्ट जज वो बनता है काफ़ी साल। लेकिन दूसरा जो प्रोसेस यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट में जो जज बनने का एक आपका एग्ज़ाम होता है एचजेएस का एग्ज़ाम। एचजेएस का एग्ज़ाम जो है स्टेट का जो हाई कोर्ट होता है ना, हमारे जैसे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है, तो यहाँ पे ये लेता है एग्ज़ाम एचजेएस का एग्ज़ाम। तो इसमें भी वही 3 स्टेज होती हैं, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। तो इसमें एक कंडीशन ये होती है कि भाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 7 वर्ष का अनुभव हो। ये राज्य सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई एक्सपीरियंस है वो 7 साल का हो, ठीक है। तो अगर किसी ने एचजेएस का एग्ज़ाम पास कर दिया तो भाई डायरेक्ट वो क्या बनता है, एडी से बनता है, ठीक है। डायरेक्ट क्या बनता है, एडी से बनता है। उसमें इसमें जो पीएसजे का जो एग्ज़ाम है इसमें भाई बनता है आपका सुबॉर्डिनेट जज, और सुबॉर्डिनेट जज से फिर भाई एडी से बनने तक के सफ़र में 20 से 22 साल लग जाते हैं। लेकिन एचजेएस जो है ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो यहाँ पे हाई कोर्ट के द्वारा जो ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है, अगर कोई ये पास कर लेता है तो भाई डायरेक्ट वो क्या बनेगा, एडी से ही बन जाता है। और जो एडी से कोई बन गया तो उसको डीजे बनने में कितना टाइम लगेगा, तो उसका जो है सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पे 3 से 4 साल का टाइम लग जाता है उसको। तो एडीजे से डीजे जो डिस्ट्रिक्ट जज बनने तक उसको 3 वर्ष का टाइम लग जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम। तो अगर वह डिस्ट्रिक्ट जज बन गया और किसी डिस्ट्रिक्ट में वह 10 वर्ष तक डिस्ट्रिक्ट जज आपका रहता है तो फिर प्रमोशन उसका हाई कोर्ट में भी आपका हो सकता है। तो हाई कोर्ट का जज भी वो बन सकता है भाई, हाई कोर्ट में प्रमोशन हो सकता है। डिस्ट्रिक्ट जज अगर कोई बन गया और 10 साल तक जो है वो डिस्ट्रिक्ट जज के पद पे रहा है तो उसका प्रमोशन नेक्स्ट यहाँ पे भाई हाई कोर्ट के जज में यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस दी गई है इसमें कैसे भाई जजेस बनते हैं कैसे। लेकिन बात यहाँ पे हम करते हैं इनकी अपॉइंटमेंट की। भाई बन गए, लेकिन अब इनकी जो नियुक्ति कौन करेगा, तो जो डिस्ट्रिक्ट जज होता है, जो डिस्ट्रिक्ट जज होता है डीजी जिसको बोलते हैं, इसकी अपॉइंटमेंट कौन करेगा, इसकी अपॉइंटमेंट करेगा गवर्नर, ठीक है। क्योंकि डिस्ट्रिक्ट में आपका ये गवर्नर होगा, तो गवर्नर करता है लेकिन किसकी एडवाइस पे, हाई कोर्ट की एडवाइस लेगा। आर्टिकल नंबर 233 के अकॉर्डिंग ये करता है, जो हमने यहाँ पे छोड़ दिया था 233, ठीक है। तो आर्टिकल 233 में क्या है भाई, जो डिस्ट्रिक्ट जज है उसकी अपॉइंटमेंट की बात की गई है, डिस्ट्रिक्ट जज की अपॉइंटमेंट की बात की गई है, ठीक है। और इसमें कौन करता है, जो डिस्ट्रिक्ट जज उसकी नियुक्ति करता है गवर्नर हमारे राज्य के, और किसकी सलाह पे करेंगे, हाई कोर्ट की सलाह पे। लेकिन बात आती है सुबॉर्डिनेट जो जज बनता है, जो हमने पीसीएसजे का जो एग्ज़ाम के थ्रू जो बनता है वो सुबॉर्डिनेट जज। तो ये जो सुबॉर्डिनेट जज है इसकी जो अपॉइंटमेंट कौन करता है, इसकी नियुक्ति कौन करता है, अगर जो ये बन जाता है कोई, तो ये भी भाई गवर्नर करता है। लेकिन गवर्नर किसकी सलाह पे करता है भाई, यहाँ पे हाई कोर्ट की सलाह पर तो लेता ही लेता है, इसके अलावा एडवाइस ऑफ एसपीएससी, ठीक है, स्टेट का जो पब्लिक सर्विस कमीशन होता है जिसके द्वारा भाई ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था, ठीक है। तो उससे और यहाँ पे हाई कोर्ट, इन दोनों की जो है यहाँ पे सलाह पर आर्टिकल 234 के माध्यम से सुबॉर्डिनेट जज की जो है नियुक्ति करता है गवर्नर, ठीक है।
तो यहाँ पे 233 आर्टिकल 233 और 34 में आपको समझ में आ गया होगा। 233 में तो डिस्ट्रिक्ट जज की अपॉइंटमेंट की बात की गई है और 234 में सबॉर्डिनेट जज की बात की गई है। ठीक है। नेक्स्ट कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हमारा यहाँ पे लगभग इम्पोर्टेंट था। जो प्रोसेस यहाँ पे जितने भी जजेस थे जो हमने डिस्कस कर लिए हैं, कैसे क्या प्रोसेस इसमें होता है। अगला जो अदर कोर्ट के बारे में हम पढ़ेंगे, जैसे सबसे पहले हमने सुप्रीम कोर्ट पढ़ा, फिर हमने हाई कोर्ट पढ़ा, फिर हमने अभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ख़त्म कर दिया। अब हम पढ़ेंगे कुछ अदर कोर्ट भी होती है हमारे देश में। ठीक है। तो अदर कोर्ट जैसे इनको ट्रिब्यूनल्स कहा जाता है, इनको जो है अधिकरण या न्यायाधिकरण बोला जाता है। ठीक है भाई। जो कुछ अन्य जो है यहाँ पे जो ट्रिब्यूनल्स की बात करेंगे हम, ट्रिब्यूनल्स, तो ट्रिब्यूनल्स से होती है न्यायाधिकरण। ठीक है। जैसे भाई इसमें ये इम्पोर्टेंट यहाँ पे कौन कौन सी हम चीज़ें यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे भाई परिवार न्यायालय क्या होता है। ठीक है। दूसरा हम देखेंगे कि लोक अदालत क्या होती है। ग्राम न्यायालय है जो है उसकी स्थापना कैसे और किस प्रकार से ये काम करती है। ई कोर्ट क्या होता है भाई। ठीक है। मोबाइल कोर्ट क्या होता है। उपभोक्ता कोर्ट क्या होता है। कंज्यूमर कोर्ट क्या होता है। इन सभी जो है पॉइंट्स का हम डिस्कस यहाँ पे करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं न्यायाधिकरण की। ट्रिब्यूनल्स जो आपके ये होते हैं भाई, जो एक इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि भाई जितने भी जो आपके न्यायालय होते हैं वो न्यायाधिकरण आपके होते हैं। सारे के सारे न्यायालय क्या होते हैं, न्यायाधिकरण होते हैं, ट्रिब्यूनल्स होते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे न्यायाधिकरण हैं वो न्यायालय आपके हों। ठीक है। सारे के सारे न्यायाधिकरण न्यायालय नहीं है, बट सभी न्यायालय क्या है आपके न्यायाधिकरण हैं। ठीक है। तो इस डायग्राम से आप यहाँ पे समझ सकते हैं सारे जो न्यायालय हैं वो क्या है, न्यायाधिकरण हैं। ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये जो सारे न्यायाधिकरण हैं वो न्यायालय हों। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे न्यायाधिकरण की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे किसी विशेष विभाग से जुड़ी शिकायतों की जांच करने के लिए आपके ये ट्रिब्यूनल्स न्यायाधिकरण बनाए जाते हैं। भाई न्यायाधिकरण जो है ट्रिब्यूनल्स क्यों बनाए जाते हैं, कोई भी विशेष डिपार्टमेंट है, जैसे आपका रेवेन्यू डिपार्टमेंट है या फिर आपका कोई भी अदर डिपार्टमेंट है। ठीक है। तो किसी भी विशेष डिपार्टमेंट से जुड़ी कोई भी आपकी प्रॉब्लम्स होती है, शिकायतें होती है, उसकी जांच करने के लिए बनाए जाते हैं आपके ट्रिब्यूनल्स। ठीक है। और जैसे फॉर एग्जांपल की बात करें, जैसे बिजली डिपार्टमेंट है तो बिजली डिपार्टमेंट से रिलेटेड आपका ट्रिब्यूनल बना दिया, या फिर एयरपोर्ट अथॉरिटी से रिलेटेड आपका ये ट्रिब्यूनल बना दिया, या फिर कोई राष्ट्र जो है विभाग है उससे रिलेटेड आपका ट्रिब्यूनल बना दिया। तो इस प्रकार से कोई भी विशेष विभाग है उससे जुड़ी हुई शिकायतों की जांच करने के लिए बनाए जाते हैं आपके ट्रिब्यूनल्स। ओके। तो जब हम सामान्य कोर्ट में जाते हैं, जैसे नॉर्मल कोर्ट में हम जाते हैं, तो कोई भी राजस्व का भाई मामला जैसे वहाँ पे गया, ठीक है, जैसे हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गया या फिर कोई भी हाई कोर्ट लगा ले। ठीक है। तो यहाँ पे जब सामान्य कोर्ट में जाते हैं और कोई मामला जैसे मान लेते हैं कि राजस्व का मामला वो कोर्ट में चला गया, तो यहाँ पे हमने देखा कि जो राजस्व का जो मामला है वो सामान्य कोर्ट में उसमें 10 से 15 साल आपके लग जाते हैं उस प्रॉब्लम को सोल्व होने में। ठीक है। और क्योंकि न्यायालय की एक जो फॉर्मेलिटी होती है जिसकी वजह से काफ़ी देरी हो जाती है सामान्य कोर्ट में अगर कोई भी राजस्व का मामला गया तो इस प्रकार से जो कुछ विशेष डिपार्टमेंट होते हैं तो उनके लिए ट्रिब्यूनल्स बनाए जाते हैं जहाँ पे बहुत कम समय लगता है। ठीक है। एज़ कम्पेयर टू सामान्य कोर्ट में अगर ये मामले हम जाते हैं तो अगर किसी कंपनी से रिलेटेड कोई केस है, कोर्ट में गया और मान लो 15 साल लग गए, तो वहाँ पे उसका जो है वहीं पे डेवलपमेंट भाई कंपनी का रुक जाता है, विकास रुक जाता है उसका। तो हमने देखा कि एक संभावना ये बनी कि कुछ विशेष क्षेत्रों में न्यायाधिकरण बना दिए जाएं। न्यायाधिकरण में कोई भी मामला जाएगा तो वहाँ पे 1 से 2 साल में आपका रिजल्ट आ जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार से जो है कुछ विशेष क्षेत्रों में यहाँ पे न्यायाधिकरण बनाए गए। और जो यहाँ पे जैसे राजस्व के मामले हैं, बिजली से डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई भी मतलब शिकायत है, जांच करवानी है, तो यहाँ पे जो आपके ट्रिब्यूनल्स हैं, ट्रिब्यूनल कोर्ट होते हैं, ठीक है, सभी डिपार्टमेंट के, तो यहाँ पे मतलब मामले हैं जल्दी सुलझ जाते हैं। ठीक है। और जितने भी ये आपके न्यायाधिकरण होते हैं इसमें भाई विशेषज्ञ होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं। ठीक है। जैसे राजस्व जो विभाग से रिलेटेड है तो राजस्व की जिसको नॉलेज होते हैं, जो स्पेशलिस्ट होता है वो उसमें होता है। ठीक है। तो ये आपको बात ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें
कि जो सामान्य जज के पास मान लो बिजली से रिलेटेड कोई मामला आया, तो सामान्य जो जज है वो बिजली डिपार्टमेंट से रिलेटेड समस्याओं के बारे में उसको पता नहीं होता, तो भाई क्या होगा, तो यहाँ पे न्यायालय में तो विशेषज्ञ भी यहाँ पे नहीं होते। ठीक है, सामान्य जो कोर्ट में अगर कोई बिजली से रिलेटेड मामला जाएगा तो उसमें बिजली से रिलेटेड जो भाई नॉलेज तो यहाँ पे नहीं होती है। ठीक है, न्यायालय में, और ना ही जो है कोई विशेषज्ञ वहाँ पे होता है बिजली से रिलेटेड। तो इस प्रकार से प्रॉब्लम क्रिएट होती है और चीज़ें हैं वो लंबी खिंचती हैं। ठीक है, देरी होती है यहाँ पे। तो इसलिए जो न्यायाधिकरण यहाँ पे ये बनाए गए, जो ट्रिब्यूनल्स हैं उनका कॉन्सेप्ट लाया गया, और जो भाई विशेष क्षेत्रों के लिए हम न्यायाधिकरण जो है बना दिए जाएं, भाई जो भी विशेष क्षेत्र हैं, ठीक है, उनके लिए न्यायाधिकरण बने और वहाँ पर जज भी होंगे और विशेषज्ञ भी होंगे, ऐसा यहाँ पे हुआ। ठीक है, ताकि भाई जल्दी से जल्दी सुनवाई हो सके और सुनवाई में एक पारदर्शिता है वो लाई जा सके। तो इस प्रकार से आपके ट्रिब्यूनल्स आपके बने थे भाई। ठीक है, तो ट्रिब्यूनल्स जो है, अब जो ट्रिब्यूनल्स है, जो न्यायाधिकरण है, उसको संवैधानिक अधिकार देने के लिए भाई हमने इसको संवैधानिक अधिकार दे दिया है। और इसको संवैधानिक अधिकार देने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका ये है भाई, काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है भाई, जो ट्रिब्यूनल्स है, न्यायाधिकरण है, उसको जो संवैधानिक, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडी बनाने के लिए भाई हमने किया 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। ठीक है, और हमारा संविधान का जो भाग नंबर जो है 14A में इसको जोड़ दिया गया। तो भाग नंबर जो है 14A में क्या है भाई, तो भाग नंबर 14A में जो है ट्रिब्यूनल्स न्यायाधिकरण आते हैं। ठीक है, जिसको हमने 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जोड़ा। और इस 14 जो है ए आर्टिकल, जो सॉरी यहाँ पे 14 भाग नंबर 14A है, इसमें फिर 2 आर्टिकल जोड़े गए न्यायाधिकरण से रिलेटेड। और कौन कौन से आर्टिकल है, आर्टिकल 323 का क्लोज ए, 323 का क्लोज बी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है भाई। ठीक है, तो ट्रिब्यूनल से रिलेटेड कौन कौन से आपके आर्टिकल हैं, आर्टिकल 323A और आर्टिकल 323 का क्लोज बी। और भाग नंबर 14A जो है किससे रिलेटेड है, ट्रिब्यूनल्स न्यायाधिकरण से रिलेटेड है। ठीक है, और जो हमारा जो ट्रिब्यूनल्स न्यायाधिकरण है वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो है आपका बॉडी बन चुका है। ठीक है, संवैधानिक अधिकार इसको मिल चुका है। बात करते हैं आर्टिकल 323 का क्लोज ए। तो इसमें भाई आपकी क्या आती है, 323 का क्लोज नंबर ए में भाई कैट और सेट आती है। कैट और सेट क्या होती है, कैट जो है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, और जो सेट होता है उसको हम बोलते हैं स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। ठीक है, तो सेंटर में तो भाई केंद्रीय प्रशासनिक न्यायालय होती है, और जो स्टेट है उसमें भाई राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण। सेंटर में केंद्र प्रशासनिक न्यायाधिकरण और राज्य में राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण ये बनाए गए। ठीक है, तो आर्टिकल 223 का क्लोज नंबर ए में क्या है, कैट और सेट जो है का जो यहाँ पे फंडा है, इसके लिए कानून जो है पार्लियामेंट बनाती है भाई। ठीक है, तो इन जो है सभी के लिए जो कानून कौन बनाती है, पार्लियामेंट, हमारी संसद बनाती है। 323 का क्लोज नंबर बी है, उसमें भाई कैट और सेट को छोड़कर जो बाकी अदर ट्रिब्यूनल्स जो बच गई वो सारी आपकी आती हैं। जैसे जो विशेष मामले से रिलेटेड, जैसे राजस्व का कोई मामला आया, कोई आयात निर्यात का मामला आया, कोई विदेशी मुद्रा से रिलेटेड मामला आया, तो जितने भी ये मामले आए उन सभी मामलों के लिए अदर जो ट्रिब्यूनल्स जो बनाए गए, और ये आर्टिकल नंबर 323 का क्लोज बी में इनको डाल दिया गया। ठीक है, और कैट और सेट को डाल दिया गया भाई 323 का क्लोज नंबर ए में। ठीक है, तो यहाँ पे इनके लिए कानून केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों यहाँ पे मिलके बनाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों मिलकर काम यहाँ पे काम करेंगी। तो सबसे पहले जो कैट जो बॉडी है, जैसा कि आप जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक संवैधानिक संस्था है ये। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, कैट क्या है भाई, आपकी एक संवैधानिक संस्था है। कैट जो आपका सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव जो ट्रिब्यूनल है, इसमें भाई क्या आता है तो इसमें जो कौन कौन से मामले आते हैं, जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव जो ट्रिब्यूनल है इसमें कौन कौन से मामले जाते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट बात है। तो इसमें भाई जो भी अखिल भारतीय जो हमारी सर्विसेज हैं, ऑल इंडिया जो सर्विसेज हमारी, जैसे IAS हो गए, IPS, IFOS, तो इससे रिलेटेड अगर कोई भी मामला होगा वो आपका कौन देखेगा, कैट देखेगा। ठीक है, तो वो आपका सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल देखेगा। केंद्रीय सेवा जो आपकी है, ठीक है, सेना के जो सिविल जो पद हैं उनसे रिलेटेड जो आपकी यहाँ पे जो सेंट्रल सर्विसेज
सिविल सर्विसेज यहाँ पे और सेना का जो सिविल जो पद है, ये सारे इससे रिलेटेड मामले भी कौन देखेगा? कैट देखेगा। ठीक है, तो इनसे संबंधित भाई कोई भी अगर भर्ती हो या फिर कोई भी सर्विस कंडीशन हो, सेवा शर्त की अगर कोई बात आती है, तो इन सभी मामलों को देखने का काम कौन करेगा? कैट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, लेकिन कुछ अपवाद हैं जिनको ये देखती नहीं है भाई कैट संस्था, जैसे कि डिफेंस जो आपका इसमें आ गया। ठीक है, और दूसरा पैरामिलिट्री जो फोर्सेस इसमें आ गई, CISF और CRPF आ गई। ठीक है, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो सिविल पद हैं, केंद्रीय सचिवालय जो है उसका सिविल जो पद है। ठीक है, तो ये ऐसे कुछ मामले हैं जो आपके एक्सेप्शन हैं, जो ये कैट इनको नहीं देखती है। ठीक है, बाकी जितने भी आपके केंद्रीय सेवा, सेना के जो सिविल पद हैं और अखिल भारतीय सेवा, जो आपके जितने भी जो मामले हैं इसके भर्ती से रिलेटेड या इनकी सर्विस जो है कंडीशंस को लेकर, तो सारे मामले देखती है कैट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बात करते हैं कि भाई कैट है उसकी स्थापना कब और किसके द्वारा की गई। तो इसमें जो प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम 1985 के तहत इसकी जो है स्थापना की गई। ठीक है, 1985 में कैट जो बॉडी एक आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसकी स्थापना की गई। और इस कैट बॉडी है, इसमें भाई कितने चेयरमैन और कितने इसमें डिप्टी चेयरमैन होते हैं, कितने इसमें मेंबर होते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात आ जाती है। तो भाई इसमें भाई एक चेयरमैन होता है कैट का, और आप सभी जानते हैं कि अलग अलग जो विषय से रिलेटेड आपके अलग अलग यहाँ पे जो डिप्टी चेयरमैन बनाए जाते हैं, तो कुल मिलाकर जो है 17 इसमें डिप्टी चेयरमैन होते हैं, एक इसमें चेयरमैन होता है। ठीक है, तो कैट का जो हेडक्वार्टर वैसे कहाँ पे भाई, इसका हेडक्वार्टर जो कैट का है वो दिल्ली में है। ठीक है, तो इसमें जो 17 डिप्टी चेयरमैन हो गए, एक चेयरमैन हो गए, और इसमें जो सदस्य अदर होते हैं, कुल मिलाकर लगभग आपके इसमें 49 जो आपके सदस्य होते हैं। ठीक है, और इसमें जो सदस्य होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं भाई, जुडिशियल होते हैं और एक्सपर्ट भी होते हैं। ठीक है भाई, आप सभी जानते हैं कि अलग अलग विषय में जो है फिर एक्सपर्ट तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो कोई भी जो रिलेटेड विषय है उसके एक्सपर्ट और जुडिशियल जो है यहाँ पे तो यहाँ पे दोनों मेंबर होते हैं, जुडिशियल भी होते हैं। ठीक है, न्यायिक भी होते हैं, जजेस भी होते हैं और एक्सपर्ट भी इसमें होते हैं। ठीक है, तीसरा यहाँ पे पॉइंट अगर हम देखें, इसमें जो मेंबर्स की लगभग संख्या कितनी होती है, 49 के लगभग जो है इसमें मेंबर होते हैं। ठीक है, जिसमें भाई हमने देखा कि 17 तो इसमें क्या है डिप्टी चेयरमैन है, एक चेयरमैन इसमें होता है, और टोटल लगभग इसमें जो है मेंबर काम करते हैं। कितने सदस्य इसमें? 49 जो है यहाँ पे सदस्य। तो ये सब जो है सारे के सारे जो 49 जो है ये अपना रिज़ाइन किसे देते हैं? ये भाई अपना रिज़ाइन देंगे प्रेसिडेंट को। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, कैट के जितने भी सदस्य होते हैं वो अपना रिज़ाइन, वो अपना इस्तीफ़ा किसे देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। ठीक है, लेकिन इनके अपॉइंटमेंट की बात करें, इनकी नियुक्ति की बात करें, कैट के जितने भी मेंबर हैं 49 भाई के लगभग जो यहाँ पे होते हैं, सभी जो मेंबर हैं इनकी नियुक्ति कौन करेगा? इनकी नियुक्ति प्रेसिडेंट करता है, लेकिन इनको हटाएगा कौन? हटाता भी इसको प्रेसिडेंट है। जब भी हटाने की बात आएगी इनको, ठीक है भाई, जो कैट के जो मेंबर हैं उनको हटाने की बात आएगी तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस यहाँ पे ली जाएगी। ठीक है, क्योंकि इसमें जजेस भी होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट की यहाँ पे एडवाइस ली जाएगी। तो एडवाइस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ली जाती है और सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस लेकर ही प्रेसिडेंट जो है इन सब को हटाता है, जो 49 इसमें मेंबर्स होते हैं कैट में। ठीक है, तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव आपका ट्रिब्यूनल है, उसको आपने अच्छे से समझ लिया होगा। इसके अलावा जो इसमें जो सदस्य हैं इनका जो टेन्योर है 5 साल का होता है, मैक्सिमम एज इसमें 65 वर्ष इनकी होती है। ठीक है, ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो आर्टिकल 136 इसमें विशेष अनुमति द्वारा अपील जो है की जाती है। नेक्स्ट जो कैट हमने देख लिया, जो आपके स्टेट हैं उसमें सैट होते हैं भाई, सैट की बात कर लेते हैं, जिसको हम स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बोलते हैं। तो स्टेट जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल न्यायाधिकरण कानून 1985 के थ्रू ही इसको लाया गया भाई, दोनों को 1985 के अधिनियम के तहत इसको लाया गया भाई। ठीक है, तो इसमें जो सेटअप बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, तो यहाँ पे जो राज्य का जो आपका SAT है, जिसमें स्टेट का जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, इसमें इसको जो सेटअप किसके द्वारा जो है किया जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। स्टेट गवर्नमेंट की सलाह पर जो है इसको सेटअप किया जाता है।
इसके जो भी चेयरमैन है, मेंबर है और जो भी डिप्टी चेयरमैन होते हैं, ठीक है, इनकी अपॉइंटमेंट, इनकी नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति करेगा भाई प्रेसिडेंट हमारे करते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट यहाँ पे एडवाइस किसकी लेंगे? प्रेसिडेंट एडवाइस लेंगे गवर्नर का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट भाई, ये तो आपको याद में रखना ही रखना है। काफ़ी जो है यहाँ पे पजल कर देता है ये क्वेश्चन। और यहाँ पे जो सलाह जो है, जैसे इसमें अपॉइंटमेंट नियुक्ति की बात आती है, प्रेसिडेंट इसकी नियुक्ति करता है, ठीक है, लेकिन किसकी सलाह पे करता है? तो यहाँ पे जो सलाह है यहाँ पे प्रेसिडेंट करता है, और इसमें जो नियुक्ति गवर्नर नहीं करता, प्रेसिडेंट करते हैं। सलाह जो है इसमें किसकी लेगा भाई? सलाह इसमें हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की नहीं ली जाती। इनकी नियुक्ति के लिए भाई एडवाइस ली जाती है गवर्नर की। लेकिन जब इनके हटाने की बात आती है तो हटाएगा प्रेसिडेंट ही। जब नियुक्ति प्रेसिडेंट कर रहा है तो हटाएगा यहाँ पे प्रेसिडेंट। लेकिन प्रेसिडेंट जो है किसकी एडवाइस पे? एडवाइस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर जो है इनको राष्ट्रपति हटाता है। जो राज्य का जो यहाँ पे SAT होता है, स्टेट जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के जो भी मेंबर हैं, चेयरमैन है, डिप्टी चेयरमैन है, इनको हटाने का काम करेगा भाई प्रेसिडेंट, एडवाइस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि राज्य प्रशासनिक सेवा के पद हैं, उनकी भर्ती, सेवा शर्त को लेकर जो भी विवादित मुद्दे होते हैं, वो सारे के सारे मामले जो हैं मुद्दे कौन देखेगा भाई? सैट देखेगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, एक आपकी बनाई गई भाई NGT। NGT किस लिए बनाई गई? NGT की फुल फॉर्म क्या है भाई? इसको बोलते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई। इससे रिलेटेड भी काफ़ी बार जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई पहला यही आ जाता है कि जो आपका हरित न्यायाधिकरण अधिनियम कब आया था? 2009 में आया था। और इसे सेटअप कब किया गया था? 2010 में। तो NGT को जो है कब सेटअप किया गया? हरित जो है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, इसका जो है गठन कब किया गया? 2010 में इसका गठन किया गया। और इससे रिलेटेड जो अधिनियम 2009 में आया था, ठीक है। और ये किसके क्षेत्र में काम करती है? तो भाई यहाँ पे हरित से हम भाई एनवायरनमेंट लगा सकते हैं। तो एनवायरनमेंट, पर्यावरण के क्षेत्र में काम करती है ये बॉडी NGT। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, ठीक है। और इसमें जो चेयरमैन मेंबर्स जो होते हैं, ठीक है, इसका जो चेयरमैन है, NGT का चेयरमैन है, ये रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का जो रिटायर्ड जज होता है ना, उसको चेयरमैन बनाया जाता है इसका। और जिसका जो मेंबर्स जो है किसको बनाया जाता है? हाई कोर्ट का जो रिटायर्ड जज होता है उसको इसका मेंबर बनाया जाता है। और जो मेंबर्स जो होते हैं वो इसमें दो टाइप के होते हैं भाई, एक जुडिशरी मेंबर और एक एक्सपर्ट भी होते हैं जो एनवायरनमेंट का विशेषज्ञ हो, ठीक है। तो एनवायरनमेंट के बारे में जो आपका जानता हो, ठीक है, तो वो एक्सपर्ट होता है। और एक इसमें जुडिशरी यहाँ पे जजेस यहाँ पे होते हैं, ठीक है। तो अगर बात करें जो NGT है, इसमें जो कुल मिलाकर वैसे कितने जज होते हैं भाई? 4 होते हैं। 4 ही इनकी जो बेंच होती हैं। कहाँ कहाँ पे इनकी जो NGT की बेंच है, जो पर्यावरण जो न्यायालय भाई, एक आपकी भोपाल में है, एक आपकी पुणे में है, एक चेन्नई और कोलकाता में भी आपकी है, ठीक है। तो ये 4 प्लेसेस है जहाँ पर इनकी बेंचेस हैं, भोपाल, पुणे, चेन्नई और कोलकाता में। तो इनके जो चेयरमैन और इनके जो मेंबर हैं, इनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है? NGT के जो चेयरमैन की और मेंबर की अपॉइंटमेंट, इनकी नियुक्ति प्रेसिडेंट ही करेगा भाई। इनको हटाएगा कौन? प्रेसिडेंट ही हटाता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर हटाता है, ठीक है। और जो इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दिल्ली में है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है भाई? हेडक्वार्टर दिल्ली में है। तो हेडक्वार्टर जहाँ होगा वहाँ पे चेयरमैन बैठता है, तो इसका चेयरमैन दिल्ली में बैठता है, ठीक है। और इसके जो डिप्टी चेयरमैन हैं वो कहाँ पे रहते हैं भाई? 4 जो है प्लेसेस पे आपकी होती है NGT, भोपाल, पुणे, चेन्नई और कोलकाता में। तो यहाँ पे इनके डिप्टी चेयरमैन आपके बैठते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो टॉपिक है फैमिली कोर्ट वाला, पर्यावरण न्यायालय क्या होती है भाई? पर्यावरण न्यायालय जो यहाँ पे क्यों बनाई गई, ठीक है, और कब बनाई जाती है पर्यावरण न्यायालय, फैमिली कोर्ट कब बनाई जाती है? तो भाई एक फैमिली कोर्ट एक्ट आपका 1984 में आया और इसी के तहत इसको 1984 में भाई आपको बनाया गया था। मतलब कहाँ पे बनाया गया था? ऐसे शहर जिनकी आबादी 10 लाख या उससे ऊपर है, वहाँ पर ये फैमिली कोर्ट आपके बनाए गए थे भाई 1984 में, ठीक है। इसमें जो फैमिली कोर्ट है उसमें कौन कौन से मामले आते हैं, कौन कौन से मुद्दे इसमें आते हैं? तो इसमें भाई जो विवाह से रिलेटेड जो मुद्दे हैं, विवाह विच्छेद जिसको डाइवोर्स बोलते हैं, विवाह सुनने के जो मामले हो गए,
गुजारा भत्ता जो एलिमोनी जो हम कहते हैं, ठीक है, जब भी डाइवोर्स हो जाता है तो भाई पत्नी गुजारा भत्ता मांगती है, एलिमोनी जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से तो यहाँ पे क्या हो गया, ये सारे जो मैटर कौन देखते हैं भाई, फैमिली कोर्ट देखता है, परिवार न्यायालय जिसको हम कहते हैं। तो फैमिली कोर्ट एक तरह का क्या होता है, सिविल कोर्ट होता है, ठीक है, एक तरह का क्या होता है भाई, सिविल कोर्ट होता है। और इसको बनाता कौन है भाई, स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, लेकिन किसकी एडवाइस पे, हाई कोर्ट की एडवाइस पे ये बनते हैं फैमिली कोर्ट, ठीक है, हमारी जो राज्य की सरकारें हैं इसको बनाती है। अगला एक कॉन्सेप्ट आया आपका लोक अदालत का। लोक अदालत क्या होती है भाई, तो यहाँ पे किस प्रकार के मामले आते हैं लोक अदालत में। तो नालसा जो है कानून आपका आया 1987 में, इसी के तहत इसको बनाया गया था लोक अदालत, NALSA मीन्स यहाँ पे नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, ठीक है। तो 1987 में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम आया 1987 में, इसी के तहत जो है लोक अदालत को बनाया गया था 1987 में। पहले जो लोक अदालत है वो स्थायी नहीं लगती थी, लेकिन आज के जो केस में 2002 के बाद में अगर हम देखें तो 2002 के बाद में लोक अदालत है वो स्थायी लगने लग गई, ठीक है। लोक अदालत है भाई ये आपकी सुप्रीम कोर्ट के स्तर पर काम करती है, हाई कोर्ट के स्तर पर भी यहाँ पे काम करती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के स्तर पर भी काम करती है, ब्लॉक स्तर पर भी ये काम करती है, ठीक है। तो चारों स्तर पर ये काम करती है लोक अदालत। 2002 के बाद ये स्थायी जो है आपकी लगने लगी, पहले स्थायी नहीं लगती थी, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर बात करें तो लोक अदालत में समझौते के आधार पर हमेशा फैसला होता है, ठीक है भाई, इसमें जो सज़ा वगैरह यहाँ पे नहीं दी जाती कोई, लेकिन समझौता यहाँ पे होता है भाई, ठीक है। तो समझौता करवाया जाता है दोनों पार्टी के बीच में, ठीक है। तो समझौते के आधार पर यहाँ पे लोक अदालत में फ़ैसला होता है। लोक अदालत में अगर समझौता कर लिया जाता है जैसे एक बार, तो इस डिसीज़न को, लोक अदालत का जो ये डिसीज़न होता है भाई, समझौता करवा दिया जैसे लोक अदालत ने, तो समझौता करवा दिया और उसने डिसीज़न दे दिया अपना फाइनल, तो जो ये डिसीज़न है उसको किसी भी कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ही क्यों ना हो, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो ना तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, ना ही हाई कोर्ट में, ना ही सुप्रीम कोर्ट में चुनौती उसको दी जा सकती है। लोक अदालत के डिसीज़न को किसी भी कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती, क्योंकि लोक अदालत में समझौते के आधार पर फैसले होते हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात करें, लोक अदालत का फैसला अंतिम और यहाँ पे बाध्यकारी मीन्स यहाँ पे कंपलसरी होता है, ठीक है। तो कोई भी जो है कोर्ट इसको चेंज नहीं कर सकती इस डिसीजन को। तो जितने भी सिविल मामले होते हैं, सिविल मामले पर लोक अदालतें आपकी ये काम करती हैं, ठीक है। तो लगभग जो भी सिविल मामले होते हैं उनको देखती हैं, लेकिन आपराधिक कुछ मामले ऐसे होते हैं जो कंपाउंडेबल होते हैं, मतलब जिनमें समझौता हो सकता है, ऐसे आपराधिक मामले जिनमें समझौता किया जा सकता है, ठीक है, उनको जो है ये आपकी लोक अदालत देखती है। हालांकि जो लोक अदालत आपके लगभग जो मामले सिविल मामले देखती है, जिसमें भाई जिसमें विवाह विच्छेद हो गया, विवाह का मामला हो गया, या फिर मतलब ऐसे मामले आते हैं, भूमि का मामला हो गया, तो ये सारे सिविल मामले हो गए, ठीक है। क्रिमिनल जो यहाँ पे कुछ मामले ऐसे हैं जिनको ये देख सकती है, जिनमें समझौता किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अगर कोई लोक अदालत बनती है तो इसमें एक भाई क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे जैसे लोक अदालत बना दी तो इसमें एक रिटायर्ड जज होता है, ठीक है, एक इसमें एडवोकेट होता है और एक इसमें सोशल वर्कर भी होता है। तो ये जो तीन जो है यहाँ पे व्यक्ति होते हैं अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कोई लोक अदालत है, ठीक है, जज तो होगा, रिटायर्ड होगा, और इसमें एडवोकेट होता है और एक सोशल वर्कर होता है, सामाजिक कार्यकर्ता इसमें होता है। लोक अदालत में कोई भी फीस वगैरह यहाँ पे नहीं लगती है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट करें भाई, लोक अदालत हमने देख लिया, अब देखते हैं ग्राम न्यायालय जो है कॉन्सेप्ट आपका कब आया, क्या इसमें होता है, कैसे यहाँ पे मामले यहाँ पे आते हैं। तो 2018 में यहाँ पे 2008 में आपका ये आया और 2009 से इसने अपना वर्क करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। 2008 में ये आपका ग्राम न्यायालय आया। ग्राम न्यायालय एक्ट कब आया भाई, 2008 में आया, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट यहाँ पे ब्लॉक स्तर पर काम करते हैं ये, ठीक है। जो यहाँ पे ग्राम न्यायालय कौन से स्तर पे काम करते हैं, ब्लॉक स्तर पे। तो इसमें सिविल क्रिमिनल दोनों मामले देखे जाते हैं भाई, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो लोक जो यहाँ पे जो आपके ग्राम न्यायालय है इसमें भाई सिविल मामले भी देखे जाते हैं और क्रिमिनल मामले भी इसमें देखे जाते हैं। तो इसमें जो
बैठता कौन है फिर? इसमें प्रथम वर्ग का जो मजिस्ट्रेट होता है वो बैठता है। ठीक है, ग्राम न्यायालय में कौन बैठता है भाई? प्रथम वर्ग का जो फर्स्ट ग्रेड का जो मजिस्ट्रेट होता है वो इसमें बैठता है। सिविल में इसमें भाई जो भी सिविल मामले होते हैं उनमें भाई यहाँ पे इसमें 20,000 रुपये तक का इसमें जुर्माना लगाया जा सकता है। ठीक है, तो जितने भी सिविल मामले होते हैं उसमें 20,000 का इसमें जुर्माना लगाया जा सकता है किसी भी व्यक्ति पर। और जो क्रिमिनल मामले होते हैं उस पर 2 साल तक की इसमें सज़ा सुनाई जा सकती है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना। और प्रथम वर्ग का इसमें मजिस्ट्रेट बैठता है ग्राम न्यायालय में। ठीक है, तो भाई ये कॉन्सेप्ट भाई पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया। ठीक है, तो ग्राम न्यायालय है किसके द्वारा बनाया गया भाई? संसद के द्वारा ही ये बनाया गया था ये कॉन्सेप्ट। और प्रथम वर्ग का मजिस्ट्रेट इसमें बैठता है। ठीक है, और इसमें आपने देखा कि सिविल मामले में 20,000 और क्रिमिनल मामलों में 2 साल तक की सज़ा है। और इसमें जो प्रथम वर्ग का जो मजिस्ट्रेट होता है उसके अपॉइंटमेंट कौन करेगा भाई? गवर्नर यहाँ पे करता है, लेकिन किसकी सलाह पे? हाई कोर्ट के जो है यहाँ पे एडवाइस पे। ठीक है, तो हाई कोर्ट के एडवाइस पे गवर्नर जो है प्रथम वर्ग का जो मजिस्ट्रेट होता है उसकी क्या करता है? अपॉइंटमेंट करता है भाई। नेक्स्ट यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट भाई मोबाइल कोर्ट वाला भी आया, जो हमारे अब्दुल कलाम है उनके द्वारा जो है, अब्दुल कलाम इसको जनक माना जाता है। तो मोबाइल कोर्ट के जनक किसे कहा जाता है? अब्दुल कलाम को कहा जाता है। तो ये कहाँ पे करते हैं काम? ये ब्लॉक स्तर पे काम करते हैं मोबाइल कोर्ट। और इसमें भाई कौन से मामले आते हैं? दोनों ही आते हैं, सिविल और क्रिमिनल दोनों ही मामले आते हैं। इसमें क्या होता है कि भाई एडिशनल सिविल जज की रैंक का एक जज होता है। ठीक है, तो इसमें जज जो मोबाइल कोर्ट है इसमें एडिशनल जो सिविल जज होता है ना आपका, एडिशनल सिविल जज, एक आपका सिविल जज होता है, एक एडिशनल सिविल जज की ही रैंक का एक जज होता है, वो इसमें मामलों को देखता है। तो सबसे पहला जो मोबाइल कोर्ट है वो आपके हरियाणा के मेवात में आपका लाया गया था। सबसे पहला मोबाइल कोर्ट हरियाणा के मेवात में भाई आपका ये इंट्रोड्यूस किया गया था। तो एक तरह से ये ब्लॉक स्तर पे आपका होता है, जो डेली यहाँ पे बस, इसमें क्या होता है, एक बस होती है जो डेली ब्लॉक स्तर पर आपकी जाती है और वहाँ पे आसपास के जितने भी गांव हैं उससे रिलेटेड जो भी मामले हैं, केसेस हैं, उन सब को जो है ये देखती है। ठीक है, तो ये आपका मोबाइल कोर्ट से रिलेटेड है। और इसमें अगर हम देखें कि इसमें भाई वकील भी होता है, जैसे हमने देखा जज भी होता है। ठीक है, और एडीजी की रैंक का जो है इसमें जज होता है। ठीक है, एडिशनल जो है डिस्ट्रिक्ट जज की रैंक का जज इसमें होता है। वकील टाइप करने के लिए क्लर्क भी होते हैं इसमें। और दोनों पक्षों की यहाँ पे सुनवाई की जाती है इस मोबाइल कोर्ट के द्वारा। उसके बाद शाम को जो है बस कहाँ पे चली जाती है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चली जाती है, सारे मामले जो वगैरह सुन के। तो ग्राम न्यायालय तो आपका स्थायी जो ब्लॉक स्तर पर आपकी है, तो ग्राम न्यायालय तो स्थायी आपका है ब्लॉक स्तर पर। बट जो मोबाइल कोर्ट है वो ब्लॉक स्तर पर स्थायी नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि ये सुबह आती हैं और शाम को ये चली जाती हैं। तो आपने देखा ग्राम न्यायालय क्या होती है? ब्लॉक स्तर पर स्थायी होती है, परमानेंट होती है, जबकि मोबाइल कोर्ट है वो आपकी स्थायी नहीं होती है। नेक्स्ट अगला जो कॉन्सेप्ट लाया गया भाई ई कोर्ट, इसको यहाँ पे हम देखते हैं। ई कोर्ट यहाँ पे इंटरनेट से हम लगा सकते हैं भाई। ठीक है, यहाँ पे वीडियो या वीडियो कॉल जो आपकी होती है या फिर टेली कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए मतलब ये आपकी कोर्ट चलती है ई कोर्ट। तो इसमें इंटरनेट से संबंधित सेवाएं आपकी होती हैं ई कोर्ट में। और जैसे हमने कोरोना काल में भी जो है इसका काफ़ी यूज़ किया था, घर से ही वकीलों ने जो है केसेस लड़े थे। टेली कॉन्फ्रेंसिस के ज़रिए उन्होंने जो है सुनवाई की, जेल वहाँ पे जो है जेल से ही उन्होंने सुनवाई की। और इसमें एक इम्पोर्टेंट जो है चीज़ ये भी है कि भाई अपराधी के भागने का डर भी नहीं होता, सीधे जेल से यहाँ पे टेली कॉन्फ्रेंस के ज़रिए यहाँ पे सुनवाई होती है। तो ऑनलाइन कोर्ट की जो फ़ीस यहाँ पे ऑनलाइन जो है कोर्ट की फ़ीस हम भर सकते हैं, ऑनलाइन अपनी जजमेंट यहाँ पे इसमें देख सकते हैं। तो ये आपका मामला था ई कोर्ट का। अगला जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे जो आता है कंज्यूमर कोर्ट। कंज्यूमर्स जो आपके उपभोक्ता हैं उसके लिए भी भाई उनके न्याय के लिए भी एक कोर्ट बनाया गया, जिसको हम कंज्यूमर कोर्ट बोलते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आपका कब आता है? ये काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भाई कब लाया गया? 1986 में आपका ये मामला आया था। ठीक है, तो कंज्यूमर कोर्ट जो आपका प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1986 में आपका उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में लाया गया। तो इसके लिए भाई इनके हितों की रक्षा करने के लिए कंज्यूमर कोर्ट बनाया गया, और जिसमें ये 3 स्तर पर बनाया गया, जिला स्तर पर भी बना दिया
राज्य स्तर पर और यहाँ पे नेशनल लेवल पर भी यहाँ पे बनाया गया। तो जिला स्तर पर जो ये इसमें कौन से मामले देखेंगे, जो 20 लाख से जो भी पैसों का जो मामला होगा, ठीक है, जहाँ पे करप्शन होगा भाई, ठीक है, तो उन मामलों को यहाँ पे देखेगा जिला स्तर पर, यहाँ पे इसको देखा जाएगा, ठीक है, जिसमें जिला उपभोक्ता फोरम होता है, ये इन मामलों को देखेगा। राज्य स्तर पर राज्य उपभोक्ता कोर्ट बना दिया गया, जो कि भाई 20 लाख से लेकर 20 लाख से ऊपर 1 करोड़ तक जो है मामले को ये देखेगा। राष्ट्रीय उपभोक्ता जो कोर्ट है आपका राष्ट्रीय स्तर पर बनाया गया, और ये 1 करोड़ से ऊपर जितने भी आपके मामले हैं, ठीक है, वो देखता है भाई राष्ट्रीय उपभोक्ता कोर्ट। तो इस प्रकार से जो है 3 प्रकार के यहाँ पे कोर्ट बना दिए गए, ठीक है। तो जिला उपभोक्ता है सेटअप बाय स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ये आपकी बनाई गई। अगला जो आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे है सेना कोर्ट, आप जानते हैं। तो सेना कोर्ट आपने देखा कि भाई जितने भी मर्डर के केसेस होते हैं और रेप के केसेस होते हैं, इन 2 मामलों को छोड़कर बाकी सारे जो मामले हैं वो सेना कोर्ट आपकी देखती है। और इस सेना कोर्ट में क्या होते हैं, सेना कोर्ट के ही अधिकारी वो जज आपके बनते हैं। सेना कोर्ट ने कोई भी अगर डिसीजन सुनाया है तो वह आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल्स में आपका जा सकता है, ठीक है। अगर सेना कोर्ट का जज है, उसने कोई अपना डिसीजन सुना दिया तो भाई वो आपका आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल से आपका जा सकता है। यहाँ पे आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल्स जो जिसे हम सशस्त्र बल न्यायाधिकरण हम कहते हैं भाई, सशस्त्र बल न्यायाधिकरण। तो इसमें जो इसको जो है ना सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है आर्टिकल 32 के तहत, और हाई कोर्ट में इसको चुनौती दी जा सकती है भाई आर्टिकल 226 के तहत ठीक है। तो इसमें आर्टिकल 136 है, उसमें विशेष अपील के तहत सशस्त्र बल न्यायाधिकरण का कोई भी मामला जो है नहीं जा सकता। एक आपका आर्टिकल नंबर 136 है, इसमें क्या कहा गया कि भाई विशेष अपील के तहत सशस्त्र बल जो है न्यायाधिकरण का कोई भी जो मामला नहीं जा सकता, ठीक है, ये आपका ध्यान में रखना है। स्पेशल लीव इसमें आती है, तो सशस्त्र जो बल न्यायाधिकरण इसमें आर्टिकल 136 में स्पेशल लीव विशेष अपील इसमें इसकी बात की गई है। ओके, तो ये हमारे सारे इम्पोर्टेंट यहाँ पे कोर्ट हो चुके हैं भाई। हमने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और इसके अलावा जो है बाकी अदर जो ट्रिब्यूनल्स है वो सारे हमने जो है कवर किए हैं आज की क्लास में, और ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहने वाली हैं। काफ़ी क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं भाई। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आप ऐसी ही क्लास जो है चाहते हो, ठीक है, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और यहाँ पे अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और अगर आपने जो है इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। शेयर जो है अपने ग्रुप्स में ज़्यादा से ज़्यादा इसको करना। ओके, बाय, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।